आते हम अपने आज के इस वीडियो में मॉडल सेट 1 के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को और आगे हल करने। मॉडल सेट 1 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये मॉडल सेट जो हम लोग बना रहे हैं ये 2025 के बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर बना रहे हैं। इसमें हमने पार्ट 1 वाले वीडियो में 30 बहुवैकल्पिक प्रश्नों को किया था जिसमें 4 ऑप्शन होते थे। आज हम सवाल 31वां करने जा रहे हैं। 31वां सवाल कह रहा है उस बिंदु का नियामक जो बिंदु एक एक तथा 2-3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को दो अनुपात 3 के अनुपात में विभाजित करती है। ऑप्शन ए 7/5 9/5, ऑप्शन बी 7 और 9, ऑप्शन सी 7/3 और 3 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए आते हैं इसके हल में। हल देखते हैं। हमें पूछा उस बिंदु का निर्देशांक जो बिंदु 1 1 और 2 3 को जोड़ने वाली। चलिए तो इस बिंदु का नाम हम ए लिख देते हैं, इसका निर्देशांक 1 और 1। इस बिंदु का निर्देशांक बी लिख दिए, इसका 2 और 3। और इस बिंदु सी के निर्देशांक को हम लोग निकालेंगे एक्स वाई। और ये सी जो है इस रेखाखंड को 2:3 में बांट रहा है, यानी कि हमारा m1 हो गया 2 और m2 का मान हो गया 3। इस वाले बिंदु को हम लोग कहेंगे x1 y1, इस वाले बिंदु को कहेंगे x2 y2। तो यहां से x निकालने का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और y निकालने का फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। चलिए जरा ध्यान से देखेंगे तो x बराबर निकल जाएगा हमारा m1 के जगह 2 इंटू x2 के जगह हमारा है 2 प्लस m2 के जगह है हमारा 3 इंटू x1 के जगह है हमारा 1, और नीचे m1 का मान 2 और m2 का मान 3। y का मान निकालने के लिए m1 का मान 2, y2 का मान 3, m2 का मान 3 और y1 का मान 1 बाई m1 के जगह 2 और m2 के जगह 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान 4 प्लस 3/5 और y का मान 6 प्लस 3/, 2 और 2:3 था, यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ भी 3 होगा। 2 और 3 मिलकर के 5, यानी यहाँ से हमारा x का मान आ गया 7/5 और y का मान आ गया 9/5, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। आते हैं हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान है। ऑप्शन ए सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी tan स्क्वायर थीटा और ऑप्शन डी कॉट स्क्वायर थीटा। तो जरा याद करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी कि हमारा आंसर ए सही है। आते हैं अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 में। 33वां सवाल है हमारा 1/√3 किसका मान है। 1/√3 किसका मान है। ऑप्शन ए है sin π/3, ऑप्शन बी है 6 cot π/3, ऑप्शन सी है tan π/6 और ऑप्शन डी है cot π/6।
तो हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है और 1/√3 मान है tan 30 डिग्री का। अगर यहाँ पाई की जगह 180 रखे तो 180/6 यानी कि 30 डिग्री आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ दिखा देते हैं, पाई बराबर 180, तो पाई बटा 6 कितना हो जाएगा हम लोग का 180/6 यानी कि 30 हो जाएगा। यानी कि tan 30 का मान होता है 1/√3 यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। आते हैं अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 में। हमारा 34वां सवाल है, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो cos a बराबर होगा ऑप्शन ए cos b, ऑप्शन बी sin a, ऑप्शन सी sin b और ऑप्शन डी cos a। तो जरा हल देखते हैं इसका। हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हमारे पास cos a है यानी a को हम इसी साइड रखेंगे और b को भेज देंगे इस साइड। अब यहाँ cos a था तो दोनों ओर cos लगा लेते हैं, तो ये बन गया हमारा cos a और ये बना cos 90 डिग्री माइनस b। और हमने फॉर्मूला पढ़ा है cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है sin थीटा, यानी कि sin और थीटा की जगह आ गया b यानी sin b के बराबर होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। आते हैं अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 में। 35वां सवाल हमारा है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा बराबर होगा, तो cos थीटा बराबर होगा ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है √3/2, ऑप्शन सी है 1/√2 और ऑप्शन डी है 2/√3। चलिए जरा देखते हैं, 3 थीटा का मान दिया गया हमें 90 डिग्री, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 3 से कट गया 30 बार में, यानी कि थीटा का मान हमारा 30 डिग्री। अब हमें 30 किसका 30 का मान बताना है, cos 30 का मान बताना है। cos 30 का मान √3/2 यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। आते हैं हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री का मान होगा ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी -1 और ऑप्शन डी है 2। चलिए जरा देखते हैं हल इसका। हमें दिया गया है साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री। चलिए जरा गौर से देखेंगे, ये है साइन स्क्वायर 18 डिग्री और इसको हम बदलेंगे तो साइन स्क्वायर इस 72 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर और थीटा की जगह 18 डिग्री। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहता है अगर एंगल सेम हो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। यहाँ एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर 18 और कॉस स्क्वायर 18 डिग्री मिलकर हो गया 1, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। आते हैं अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, साइन 50 डिग्री बटा में कॉस 40 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन है ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी 4। जरा ध्यान से देखेंगे हल इसका, तो हमें मान निकालना है साइन 50 डिग्री बटा में कॉस 40 डिग्री। अब ऊपर वाले साइन को यदि हम चेंज करना चाहें तो इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 40, 90 में से 40 घटाएंगे 50 आ जाएगा, और नीचे है कॉस 40। अब जरा ध्यान देंगे, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं पूरा कोण सूत्र में, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी हो गया कॉस और थीटा की जगह 40 डिग्री और नीचे भी कॉस 40 डिग्री। चाहे मान कुछ भी हो सेम ही होंगे, सेम से सेम कटता है एक बार में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। आते हैं अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 में। तो हमारा 38वां क्वेश्चन है,
सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, फिल इन द ब्लैंक्स होगा। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री और ऑप्शन डी 90 डिग्री। जरा ध्यान से देखते हैं हमें क्या बोला, सीधे खड़े खंभे की छाया और उस खंभे की लंबाई बराबर है, यानी जितना इस खंभे की लंबाई, मान लेते हैं इस खंभे की लंबाई x है तो इसकी छाया भी x ही होगी और इस कोण को हम मान लेते हैं थीटा। तो जरा ध्यान देंगे tan थीटा बराबर ये p और ये b, इस एंगल के लिए p और b होगा, p और b tan में होता है, यानी tan थीटा बराबर p बाई b, यानी x बाई x, ये कट के आ गया 1, यानी कि tan थीटा बराबर इस 1 को लिख सकते हैं tan 45, tan एलिमिनेट हो गया तो थीटा बराबर आ गया हमारा 45 डिग्री, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। तो हमारा 39वां सवाल है, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री और ऑप्शन डी 15 डिग्री। चलिए जरा देखते हैं क्या बोला हमें। 6 मीटर ऊंचा खंभा है, यानी इस खंभे की ऊंचाई है 6 मीटर और इसकी छाया की लंबाई है 2√3 मीटर। मान लेते हैं कि ये वाला कोण हमारा अगर थीटा है तो इसके सामने ये P और B फिर से tan थीटा में, यानी कि tan थीटा बराबर P बाई B, यानी कि 6 बटा में 2√3, 2 से इस 6 को काट दिया 3 बार में और √3 से 3 को भी काट सकते हैं हम √3 बार में, यानी हमारे पास आ गया tan थीटा बराबर √3 और √3 tan में वैल्यू होता है 60 डिग्री का, यानी tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, tan एलिमिनेट हो जाएंगे तो यहां से थीटा का मान आ गया 60 डिग्री, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 में हमारा अगला सवाल है, यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः साठ डिग्री तथा 30 डिग्री
का कोण बनता है तो H1/H2 है। ऑप्शन ए है 3:1, ऑप्शन बी है 1:2, ऑप्शन सी है √3:1 और ऑप्शन डी है 1:√3। चलिए जरा ध्यान देखते हैं क्या बोला। H1 H2 ऊंचाई के दो मीनार हैं। चलिए जरा, ये मीनार हमारा H1 ऊंचाई का और ये मीनार हमारा H2 ऊंचाई का। इन दोनों मीनारों के पाद को जोड़ने वाली, इन दोनों मीनार के पाद बिंदु को जोड़ने वाली ये रेखाखंड, इस रेखाखंड के मध्य बिंदु पर, यानी ये इसका मध्य बिंदु है, यानी अगर ये पार्ट A है तो ये पार्ट भी, अगर x मान लेते हैं तो ये पार्ट यदि x है तो ये पार्ट भी हमारा x ही होगा। ये दोनों क्या कर रहे हैं, मीनार द्वारा क्रमशः इस पर 60 डिग्री, यानी इस वाले कोण का माप हमारा 60 डिग्री और दूसरे वाले कोण का माप है 30 डिग्री। 30 डिग्री हमसे पूछा H1/H2, चलिए जरा निकाल लेते हैं। तो इस वाले एंगल के लिए ये P है, ये B है, P और B tan में होता है, इधर ही हल कर लेते हैं। तो tan एंगल है हमारा 60 डिग्री, tan बराबर P/B, तो P है हमारा H1 और B है हमारा x। तो tan 60 का मान √3, इसके नीचे 1, H1/x। तो यहां से अगर हम H1 का मान निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के H1 का मान आ जाएगा √3x। इसी प्रकार हम इस साइड वाले त्रिभुज में आते हैं। तो इस वाले एंगल के लिए ये P है और ये B है, P और B फिर से हमारा tan में, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर P के जगह H2 और B के जगह x। tan 30 का मान 1/√3 बराबर H2/x। यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाएगा √3H2 बराबर x, या फिर हाँ ठीक है √3H2 बराबर x। तो यहां से अगर H2 का मान निकालें तो H2 का मान यहां से हमारा आ गया x/√3। अब हमें सवाल में क्या निकालना था, हमें सवाल में निकालना था H1/H2। तो H1 का मान हमने कितना लाया है, H1 का मान लाया है √3x, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, और H2 का मान हमने कितना लाया है x/√3। चलिए जरा 1/2/3/4, 4 नंबर डिवाइड के फॉर्म में, तो 1/2, ये 4 वाला चला जाएगा ऊपर और 3 वाला नीचे। x से x को काट दिया, √3 को √3 से गुना किया 3 और नीचे 1, यानी कि 3:1। 3:1 हमारा ऑप्शन ए है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। आते हैं हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 है भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई ऑप्शन ए है 100 मीटर, ऑप्शन बी है 100√2 मीटर, ऑप्शन सी है 200/√3 मीटर और ऑप्शन डी है 200 मीटर। चलिए जरा हल करते हैं। क्या बोला, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पतंग। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पतंग है और ये पतंग भूमि से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। और भूमि के साथ कोण कितना है इस पतंग का, पतंग की डोरी का भूमि के साथ कोण है 60 डिग्री। हमें निकालना है डोरी की लंबाई, यानी इस वाले की लंबाई को हम मान लेते हैं x। तो इस वाले कोण के लिए ये P है और ये H है, P और H होता है साइन में, यानी कि साइन 60 डिग्री बराबर P का मान हमारा 100 और H का मान हमने माना है x। साइन 60 का मान √3/2
और ये 100/x जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो यहां से आ जाएगा √3x बराबर 200, यानी यदि x का मान निकाले तो 200/√3 जो कि हमारे ऑप्शन सी में है, यानी कि 200/√3 मीटर हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद अगले सवाल में आते हैं, सवाल 42वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 42 है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। ऑप्शन ए है आयत, ऑप्शन बी है वर्ग, ऑप्शन सी है समचतुर्भुज और ऑप्शन डी है समलंब चतुर्भुज। तो यदि अगर किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती हैं तब वैसा चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। आते हैं अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 अर्धवृत्त का कोण होता है। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 120 डिग्री और ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो याद करेंगे अर्धवृत्त का कोण हमेशा समकोण बनता है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। आते हैं हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई है यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई होगी ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 8 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या बोला, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से। चलिए अगर ये वृत्त है और ये इसके बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा, तो हमने थ्योरम पढ़ा है वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो बाह्य बिंदु P है और रेखा A और B है, तो PA बराबर PB होगा क्योंकि स्पर्श बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। और यहाँ हमें PA का मान 8 सेंटीमीटर दिया है, तो जब दोनों बराबर ही होंगे तो PA भी 8 सेंटीमीटर तो PB भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही है। आते हैं हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन है एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल के माप बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए 2 इकाई,
ऑप्शन बी 4 इकाई, ऑप्शन सी 7 इकाई और ऑप्शन डी 8 इकाई। जरा देखते हैं क्या बोला हमें कि वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल समान है, यानी वृत्त का परिमाप बोले तो 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल बोले तो पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई काट दिया और स्क्वायर मतलब कि 2 बार है, 1 बार काट दिया, यानी यहां से हमारा आ गया 2 = r, यानी कि त्रिज्या बराबर हमारा क्या हो गया 2 इकाई, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद आते हैं हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है ऑप्शन ए 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 21 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। चलिए जरा क्या बोला हमें, अर्धवृत्त का परिमाप बोला गया। अर्धवृत्त का परिमाप हमें दिया गया है 36 सेंटीमीटर। तो याद कीजिए जरा अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर प्लस 2। एक मिनट, अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला r इंटू पाई प्लस 2 बराबर 36, यानी r पाई के जगह मान रखेंगे 22/7 और प्लस ये 2 इसके नीचे 1 बराबर में 36। चलिए जरा एलसीएम ले लेते हैं। तो 7 और 1 का एलसीएम 7, 1 से 7 बार में 7 से 7 एक बार में, 1 को 22 से गुना किया तो 22, 1 से 7 बार में और 7 को 2 से गुना किया तो 14 बराबर 36। तो यहाँ से आ गया हमारे पास r इंटू 22 14 जोड़ा 36/7 बराबर 36। 36 से 36 को काट दिया, अब ये 7 जाकर इधर गुना हो जाएगा, यानी r बराबर आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही है। आते हैं हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 में। तो हमारा 47वां सवाल है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 3.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 10.5 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। चलिए जरा हल करते हैं। हमें दिया है वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 38.5, पॉइंट हटाया यहाँ नीचे 10 लाया, पाई के जगह 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 385/10। यदि 5 से काटे तो 2 बार में, 5 से काटेंगे 77 बार में। अब जरा ध्यान देंगे तो 11 से इसको काट देंगे 2 बार में और 11 से इसको काट देंगे 7 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर आ गया यहाँ से हमारा 7 गुने 7 यानी कि 49 और 2 गुने 2 यानी कि 4, यानी यहाँ से हम अगर आर का मान निकालें तो ये आ गया √49/4, यानी कि r का मान हो गया हमारा 49 का वर्गमूल 7 और 4 का 2, 7/2 यानी कि 3.5, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। आते हैं अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 48 में। तो हमारा 48वां सवाल है एक अर्धगोले का आयतन 19404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो
अर्धगोले का कुल पृष्ठ, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 16632 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 8316 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए जरा देखते हैं, हमें दिया अर्धगोले का आयतन, तो लगा देंगे अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला, यानी कि 2/3 पाई आर का क्यूब बराबर 19404। तो यहां से हम करते हैं 2/3 पाई का मान 22/7 गुना आर का क्यूब बराबर 19404। अगर हम 11 से काटते हैं, 11 से इसको काटेंगे तो ये 11 से कटा 2 बार में, और अगर इसको काटे 11 से तो एक बार में 11, 8 और 4 यानी 7 बार में 77, 7 और 0 तो 6 बार में 66, 4 और 4 तो 4 बार में 44। अब अगर हम इसे 2 से काट दें तो 2 से ये कट जाएगा 882 बार में, और फिर 2 से काट दें तो ये कट गया 441 बार में। इसके बाद हम इधर कर रहे हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा आर क्यूब, और ये नीचे में जो 21 है इधर जाकर के गुना हो गया, यानी कि आर क्यूब बराबर हमारा आ गया 441 गुने 21। तो यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे तो ये क्यूब रूट बनेगा, क्यूब रूट यानी अंदर 3 तो 1 बाहर निकलेंगे, यानी आर बराबर, अब हम अगर चाहें तो इस 441 को तोड़ सकते हैं 21 गुना 21 और एक और 21 है, यानी आर का मान हमारा यहाँ से आ गया 21 सेंटीमीटर। अब जैसे ही हमने आर का मान निकाल लिया तो हमें निकालना क्या था, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर, यानी 3 गुना पाई के जगह 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 21 गुना 21। 7 से काट दिया इसे हमने 3 बार में, अब गुना कर लेते हैं। 22 को 3 से क्या 66, 21 को 3 से क्या 63, 66 को गुना कर लेंगे 63 से। चलिए जरा गुना करते हैं, 18 का 8 कैरी 1, 36 और 18 54 और 1 55 का 5 कैरी 5, 36 5 41 यानी 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ऑप्शन ए सही है। आते हम अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 49 में। तो हमारा 49वां सवाल है, एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल दो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। ऑप्शन ए है हमारा 296, ऑप्शन बी है 369, ऑप्शन सी है 396 और ऑप्शन डी है 503। चलिए जरा ध्यान देते हैं क्या दिया हमें, बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कि 2 पाई आर एच का मान दिया गया है 264। यहाँ से मान निकाल लेते हैं, तो 2 पाई के जगह 22/7, आर के जगह त्रिज्या हमें नहीं दिया गया, ऊंचाई दिया गया है 14 बराबर 264। तब जरा 7 से काट लेते हैं 14 को 2 बार में, अगर 22 से काटे इसको तो 22 से एक बार में 22 और 2 बार में कटा 44, 2 से काटेंगे इसे तो 6 बार में और फिर ये कटेगा 2 से 3 बार में, यानी r बराबर हमारे पास यहाँ आ गया है 3। अब r का मान आ गया तो आयतन आराम से निकाल सकते हैं। आयतन निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई के जगह 22/7 आर स्क्वायर यानी 3 गुना 3 और h के जगह हमारा 14। 7 से काट दिया 2 बार में, 3 गुने 3 9 और 9 गुने 2 18, 22 को 18 से गुना कर लेंगे तो 22 गुना 18, 16 का 6 कैरी 1, 16 2 18 1 19 का 9 कैरी 1 2 और 1 3 396 यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। आते हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 में। 50वां सवाल है हमारा, किसी
5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 125 और ऑप्शन डी है 250। चलिए जरा, बड़े घन को छोटे घन बनाना हो, ढेर सारे छोटे घन बनाना हो, तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है बड़े घन का आयतन कुल घनों की संख्या बराबर, हमने पढ़ा है कुल घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन, और इसमें डिवाइड कर देंगे छोटे घन के आयतन से। तो बड़े घन का आयतन यानी कि बड़े घन का भुजा का क्यूब, यानी बड़े घन का भुजा है 5, इसको लिख देते हैं A1 का क्यूब, और नीचे इसको लिख देते हैं A2 का क्यूब। अगर तो A1 यानी बड़े घन का भुजा है 5 का क्यूब, यानी 5 का क्यूब बोले तो 3 बार 5 गुने 5 गुने 5, और नीचे 1 का क्यूब यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 125 बटा में 1 यानी कुल कितने घन बन सकते हैं? 125 घन बनेंगे कुल मिलाकर। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः R और H हैं, तो उसका आयतन है। ऑप्शन ए 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन बी 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन सी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ऑप्शन डी पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर शंकु की त्रिज्या r और ऊंचाई h हो तो उसका आयतन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। आते हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 52 में। तो हमारा 52वां सवाल है, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य बराबर खाली स्थान। ऑप्शन ए माध्यिका, ऑप्शन बी माध्य, ऑप्शन सी बहुलक, और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ये बहुलक का फॉर्मूला होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। तो 52 सवाल के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। 53वां सवाल है हमारा, वर्ग अंतराल ए से बी का वर्ग चिन्ह होगा। ऑप्शन ए प्लस बी बाई 2, ऑप्शन बी ए माइनस बी बाई 2, ऑप्शन सी ए बाई 2, और ऑप्शन डी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला याद करेंगे जरा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 होता है। तो उच्च सीमा इसमें b है प्लस a बाई 2, तो b प्लस a बाई 2 बोले या a प्लस b बाई 2 बोले, बात तो सेम है, यानी a प्लस b बाई 2, यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 54 में। तो हमारा 54वां सवाल है, किसी बारंबारता का
बारंबारता का बहुलक होता है। ऑप्शन ए कम से कम बारंबारता मान, ऑप्शन बी माध्यतम मान, ऑप्शन सी अधिकतम बारंबारता मान, और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बहुलक के बारे में हम जानते हैं, किसी भी आंकड़े का बहुलक जो है उस आंकड़े का सबसे अधिकतम बारंबारता वाला मान होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। आते हम अपने अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 55 में। कह रहा है यदि चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य छह है तो सबसे बड़ी संख्या है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 21। चलिए जरा सबसे पहले तो चार लगातार विषम संख्या को हम मान लेते हैं। यदि हमारा पहला विषम संख्या x है तो दूसरा x+2 होगा, तीसरा x+4 होगा और चौथा x+6 होगा। इन सभी का माध्य, तो माध्य बराबर हमने पढ़ा है कुल चर का योग, यानी x+2 x+4 x+6। और कुल चर मानों का योग बटे में कुल चर मानों की संख्या, तो कुल मिला के 4 है और इसका माध्य हमें दिया गया है 6। तो चलिए जरा ध्यान से करते हैं, 1 2 3 और 4x यानी 4x + 2 और 4 6 और 6 12, और ये 4 इधर जाकर के गुना हो जाएगा तो 6 × 4 यानी कि 24, यानी 4x = 24 में से 12 गया यानी 4x = 12। तो यहाँ से x का मान आ गया 3। अब x का मान आ गया है 3, तो हमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा होगा x+6 यानी कि 3 + 6 यानी कि 9, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 56 में। हमारा 56वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ऑप्शन ए माध्य, ऑप्शन बी बहुलक, ऑप्शन सी माध्यक और ऑप्शन डी मानक विचलन। तो याद कीजिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 3 होते हैं, कौन कौन? माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो कौन नहीं है? तो ये नहीं है, मानक विचलन हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। आते हैं अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 57 में। क्वेश्चन नंबर 57 है निश्चित घटना की प्रायिकता। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। याद करेंगे निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। आते हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 58 में। हमारा 58वां सवाल है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है।
ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0.1, ऑप्शन सी -7 और ऑप्शन डी 0.2। तो प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी -7 नहीं हो सकता। आते हैं हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 59 में। क्वेश्चन नंबर 59 लिखा है 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्याएं 1 2 3 ... 20 तक लिखी है, में से यादृच्छा एक टिकट निकाला जाता है टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रायिकता कितनी है? ऑप्शन ए है 1/4, ऑप्शन बी है 1/5, ऑप्शन सी 2/5 और ऑप्शन डी है 3/10। अब जरा गौर से ध्यान देंगे क्वेश्चन पर में। हमें क्वेश्चन क्या बोला, 1 से लेके 20 तक लिखी है और इसमें 5 के गुणज होने चाहिए थे। 1 से 20 तक में 5 के कितने गुणज? 5, 10, 15 और 20, कुल मिलाकर के 4 गुणज हुए। तो 4 संख्याएं हुई, यानी कि प्रायिकता बराबर होता है हमारा कुल संभव परिणाम बटा कुल अनुकूल परिणाम, नहीं, कुल अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो कुल अनुकूल परिणाम हमारा हो गया 4 और कुल संभव परिणाम है हमारे 20। 4 से 20 कट गया 5 बार में, यानी कि 1/5, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60वां सवाल है हमारा। एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा बारह सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी ऑप्शन ए 6√2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 6√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 3√6 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 6√6 सेंटीमीटर। चलिए जरा देखते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा यानी ए का मान हमें दिया गया है। तो हल में हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का फॉर्मूला। तो समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 गुने भुजा, यानी कि √3/2 और गुने भुजा की जगह दिया है हमारा 12, 2 से 12 को काटे 6 बार में, यानी कि 6√3 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन बी सही है। तो इस प्रकार हमने अपने इन 2 वीडियो में अति लघुत्तरीय 60 प्रश्नों को किया। इसी प्रकार हम अपने अगले वीडियो में इसी मॉडल सेट 1 से ही रिलेटेड लघुत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।